नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। इसके तीसरे अध्याय का जो शीर्षक है मंडला से चिनगांव। मंडला से चिनगांव की पदयात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस यात्रा वृतांत का तीसरा अध्याय। हमारे मंदिरों की तरह हमारी नदियां भी पूर्वाभिमुखी है। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम वाहिनी है। अमरकंटक से निकलकर कर्क रेखा के प्राय साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती है। जो जो आगे बढ़ती है मानो पानी के भार से नीचे की ओर झुकती है, फिर भी मोटे तौर पर वह सीधे पश्चिम की ओर बहती है। किंतु इसमें एक अपवाद है। अमरकंटक से चलने के बाद ढिंडोरी से सीधे जबलपुर आने के बजाय वह दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसी अर्धचंद्राकार के मध्य में है मंडला। मंडला मानो नर्मदा के कान कुंडल में बसा है। देखो दोस्तों, जो जैसे ही ये किसी विशेष स्थान की विशेषता बताता है या उसको किसी उपमा के साथ उसका तुलना करता है, तो मान लीजिए कि आरपीसी के सदस्यों की नज़र कहीं न कहीं इन पर गड़ी होती है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ये मंडला स्थान है, इसका थोड़ा विशेष चित्रण करते हैं। तो देखो, हम इसको दोबारा एक बार अध्याय पढ़ते हैं। का एक अपवाद है अमरकंटक। एक अपवाद है, कोई स्थान है, कहा है कि एक अपवाद है। अमरकंटक से चलने के बाद ढिंडोरी से सीधे जबलपुर आने के बजाय वह दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसी अर्धचंद्राकार के मध्य में है मंडला मानो नर्मदा के कान कुंडल में बसा है। नर्मदा यदि ऐसी ही लपेटा मालवा में लगाती तो इंदौर और गुजरात में लगाती तो बड़ौदा नर्मदा के किनारे होते। इंदौर और बड़ौदा जिस सौगात से वंचित रह गए, मंडला उसे सहज ही पा गया। इसमें दो शहर आए हैं, इंदौर और गुजरात। ठीक है, आगे बढ़े। हमारी पिछली यात्रा में जबलपुर से मंडला तक की थी। इस बार मंडला से अमरकंटक तक की है। पिछली बार हम 4 थे, अब 2 हैं, यादवेंद्र और मैं। पहले वो 4 सदस्य थे बच्चों, अब वो 2 हैं। कौन है? एक यादवेंद्र रह गए और एक स्वयं लेखक। यात्रा पहले से दोगुनी लंबी और साथी आधे ही रह गए हैं। 10 अक्टूबर 1978 बोरवेला मंडला से निकल पड़े। रात एक गांव में बिताई। दूसरे दिन दोपहर की कछारी पहुंचे। नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाक लगाई, जूते उतार कर चलो महाराज। हमने चप्पल उतार ली, उनके पास जाकर बैठे। हमारी यात्रा के बारे में जानकर खुश हुए। दोनों ने कहा, आज यहीं रुक जाइए। मैंने कहा, दीपावली तक अमरकंटक पहुंचना है, जितना आगे बढ़ जाए उतना ही अच्छा। पति ने कहा, अब आप बकछोरा में रुकिए बकछेरा में रुकिए। वहाँ मेरा साधु भाई रहता है, नाम है मनसुख, उसी के यहाँ ठहरिए। आज दशहरा है, दशहरे का जुलूस देखने मेरी स्त्री मंडला जा रही है, उसी के साथ जाइए। आधी दूर तक आप दोनों का रास्ता एक है, आगे का रास्ता वह बता देगी। घरोबा हो गया था। इसमें देखो, पीछे भी एक शब्द आता है कि घरोबा हो गया था। पहले मुझे नहीं पता था कि ये घरोबा क्या होता है। फिर एक हमारी दीदी थी, उन्होंने बताया कि घरोबा का अर्थ होता है परिचित हो जाना, उनके साथ दिल से लगाव हो जाना। मतलब हम किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसे कब दोस्ती हो गई। ठीक है, उसी में यह घरोबा शब्द यहाँ पर कहा गया है। मतलब परिचित हो जाना, अपनापन सा महसूस होने लग जाना, ऐसे ही कहा कि घरोबा हो गया। तो मैंने स्त्री से पूछा, जैसे हम किसी से बात करते हैं और बात करते करते अपनापन सा फील होने लगता है, तब हम कोई बात उनसे हमारी जिज्ञासा होती है तो हम झट से फट पूछ लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लेखक को भी घरोबा हो गया था। और स्त्री से फिर वो पूछते हैं, आपने हमें जूते उतारने के लिए क्यों कहा था? स्त्री कहती है, वहाँ हमारा खलिहान है, खेत खलिहान लक्ष्मी होते हैं, वहाँ जूते पहन कर नहीं चलते। देखो, यहाँ पर लक्ष्मी होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आए कि लक्ष्मी होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि लक्ष्मी होते हैं। ठीक है, सुनकर कितना अच्छा लगा। वह बात भी करती जा रही थी और सजती भी जा रही थी। पहले पायल पहनी, बड़ी देर तक मांग निकाली, बड़े मनोयोग से सिंदूर का टीका लगाया, फिर निकाला पाउडर।
इस सुनसान में पाउडर का डिब्बा देखकर मैं हैरान रह गया। भभूत की तरह पोता, पहले उसकी त्वचा के ताने बाने भले लग रहे थे, अब पाउडर की मोटी परत में खो गए। सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदरता की तहरी पर ला देती है। कितनी सटीक और कितनी शानदार बात कही है कि सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदर की तहरी पर ला देती है। बकचेरा में मनसुख को उसके साड़ू भाई का राम राम कहा तो वह चकित रह गया। सारी बात बताई तो उसने खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को सोई तो सिरहाने के पास मुर्गियों का डेरा था। सोचा सवेरे उठने में सुविधा रहेगी। ऐसी प्राणवान अलार्म घड़ी और कहाँ पाऊंगा। यहाँ से मोहगांव, यहाँ सामने से बुढ़नेर नर्मदा में आ मिली है। किनारे पर एक बाबा थे। मैंने उनसे पूछा, जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो अमरकंटक में पता नहीं कितनी ठंड होगी। ओहो, ठंड से याद आया, आज है 12 जनवरी और भयंकर सर्दी है यहाँ भी मुझे अमरकंटक खाई फील हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है। बद्रीनाथ का ही टुकड़ा है अमरकंटक, ठीक है। नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़े। कई जगह तो खांडे की धार पर चलने जैसा था। कहीं घनी लतर पतर, समझ में नहीं आता था कि किस लतर को पकड़े कहाँ से। जैसे तैसे मानोट पहुंचे। वहां से लिंगा। रात्रि विश्राम भगत सिंह के घर रहा। सुबह जमीन पर बिछे टेढ़े मेढ़े धुआंरे फीते को देखकर मैं समझ गया कि यह धुआं नहीं, भाप है, और जहां जहां यह भाप है नीचे नर्मदा है। सुबह के धुंधलके में भाप की चादर ओढ़े सोई नर्मदा बड़ी मोहक लग रही थी। लिंगा घाट में पश्चिम वाहिनी नर्मदा थोड़ी देर के लिए पूर्व वाहिनी हो गई, इसलिए उसकी धारा को यहाँ सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थान बहुत कम है। ये ना भयंकर प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर जो नर्मदा है वो पूर्व वाहिनी हो गई थी, ठीक है। लिंगा घाट में, ठीक है, लिंगा घाट में पश्चिमी वाहिनी नर्मदा थोड़ी देर के लिए पूर्व वाहिनी हो गई, इसलिए उसकी धारा को यहाँ सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थल बहुत कम हैं। लिंगा से एक सन्यासी का साथ हो गया। एक चादर और एक मिट्टी के पात्र के अलावा और कुछ नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगी। कहने लगे, अच्छा यह बताइए स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में? ये पता है ये क्वेश्चन कौन पढ़ता है? ये सन्यासी पूछता है लेखक से कि अच्छा यह बताइए स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में? तो लेखक मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, मतलब अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। फिर कहा सन्यासी ने, यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तस्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा। यदि जीभ में स्वाद है तो फिर वह गुलाब जामुन खाने की क्या जरूरत? दरअसल स्वाद न केवल जीभ में है, न केवल गुलाब जामुन में, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। क्या बढ़िया बात कही। आगे बढ़े तो कई स्त्री पुरुष मिले। पूछा, कहाँ जा रहे हो? नर्सरी, पौधे लगाने। तो नर्सरी जैसा अंग्रेजी शब्द इस बियाबान तक पहुंच गया था। विदेशी भाषा के जो शब्द हमारी जबान पर आसानी से चढ़ जाएं, उन्हें हमें खुशी से अपना लेना चाहिए। हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। महात्मा, सत्याग्रह, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि हमारे शब्द भी विदेशों में धड़ल्ले से चलते हैं। जो ये शब्द आए हैं दोस्तों, इनको थोड़ा ध्यान रखना। क्या पता ये हमें पूछ ले, ऑप्शन में दे दे 4 शब्द, कह दे कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो महात्मा, सत्याग्रह, योग, ध्यान, प्राणायाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का गांव है कोआ डोंगरी। मोर से मयूर सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी तो उसे उठाना पड़ा। चलो पढ़ते हैं। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का, ओहो ऊपर से पढ़ते ना, कहाँ थी? हाँ, आगे का गांव कोआ डोंगरी। मोर से मयूर भज तो सुना था, कोए के नाम से कोआ डोंगरी आज सुना।
दुपट्टा संगम में दो किशोरियां स्नान कर रही थी, बिल्कुल वनदेवियां लग रही थी। आगे संगम के निकट ऊंची कगार पर उनके माता पिता बैठे थे। मैंने पुरुष से पूछा, आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे? उसने सोचते हुए कहा, चिमका टोला और पपरिया टोला और चकदही। यह ना उनके जो गांव के नाम है। क्या है कि चिमका टोला, पिपरिया टोला, चकदही। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। उसकी बात को काटते हुए उसकी स्त्री ने कहा, कुछ पता भी है कि बोले जा रहे हो? चकदही पहले आएगा, पपरिया टोला बाद में। उसने कहा, मैं कहा जानू महाराज, पपरिया टोला के बाद चिमका टोला। उसकी पत्नी ने टोका, क्या बोल रहे हो? चिमका टोला पहले बढ़ेगा। बोले पति ने फिर कहा, मैं क्या जानूं महाराज। इतने में दो किशोरियां आ गई। एक का नाम तो भूल गया, दूसरी का आज भी याद है, सुकृति। सुकृति यानी सुकीर्ति। कैसा यशस्वी नाम, लेकिन अधिक सुनाई नहीं पड़ता। कुछ नाम सरस और मधुर होते हुए भी चल नहीं पाते। रेवा कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान, सुनने में मधुर, लेकिन चला नहीं। नर्मदा नाम ही ज्यादा प्रचलित हुआ। देखो, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नर्मदा का अन्य नाम क्या है, तो रेवा। रेवा नर्मदा का ही एक अन्य नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रोज सुबह उधर सूरज निकलता, इधर हम निकलते। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी पड़ी, वहां बैठे। वे नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे। कहने लगे, परिक्रमा में 3 साल 3 महीने 13 दिन लगे थे। इन दिनों में अन्न नहीं लेता था। क्या है, इन दिनों में मैं अन्न नहीं लेता था, कंदमूल, फल फूल या दूध दही। यह भी मांगता नहीं था, अनायास मिल जाता तो ही लेता। यदि न मिलता तो? लेखक पूछते हैं कि अगर न मिलता तो कहता कि तो माँ का दूध। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का पानी नहीं, माँ का दूध है। नर्मदा की खड़ी चटानी कगार में पगडंडी धागे की तरह पतली हो गई थी। हम रस्से पर चलने वाले नट की तरह नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या मतलब, लिखने की क्या उनमें कला थी। मतलब कितनी शानदार, एक इतना अच्छा बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो, क्या है कि नर्मदा की खड़ी चट्टानों कगार में पगडंडी धागे की तरह पतली हो गई थी और हम रस्से पर चलने वाले नट की तरह नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सलाम है भाई बेगड़ जी आपको। रास्ते में बर्तन के दो फेरी वालों का साथ हो गया। टूटे फूटे बर्तन लेते थे, बदले में गुड़ देते थे। पपरिया टोला आते ही उन्होंने हाक लगाई, टूटे फूटे बर्तन, गुड़ के बदले गौ। एक बेगा के घर हम खाना बनाने के लिए रुके। शुरू में तो उसके परिवार के लोग हमसे सहमे सहमे रहे, किंतु ज्यों ही यादवेंद्र ने स्टोव चालू किया तो पहले बच्चे आए, फिर स्त्रियां भी आ गई। ऐसा चूल्हा तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दर्शकों के विस्मय से उत्साहित होकर यादवेंद्र भी अपने पैंतरे दिखाने लगा। कभी आंच को धीमी करता, कभी तेज, कभी पिन से लो ठीक करता, तो कभी पंप से तेजी से हवा भरता। उसके हर करतब पर भीड़ चकित रह जाती। मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है, उसी तरह स्टोव को नचाकर यादवेंद्र उस बेगा परिवार को पर्याप्त मनोरंजन किया। शाम को खापा पहुंचे। फेरी वाले आगे निकल गए, सन्यासी पीछे रह गए। हम आश्रय की तलाश में थे कि एक लोहार ने हमें अपने यहाँ ठहरा लिया। मैंने भी सोचा, इस ठंड में लोहार के घर से बढ़कर रैन बसेरा भला और क्या हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है। भट्टी के पास ही सोए। रात को जो भी उठता कोयले डाल कर धोकनी चला देता। सुबह आगे बढ़े। रास्ते में मैं एक जगह सुस्ताने बैठा। बैठते ही उछला। एक लाल चिंटे ने डंक मारा। गलती मेरी थी, मुझे ही देख कर बैठना था। सोचा अब जब भी बैठूंगा नीचे देख कर बैठूंगा। जब दो पगडंडियां आती तो हम असमंजस में पड़ जाते। सुनसान इलाके में किससे पूछे। डोकर घाट के निकट सामने जो पगडंडी थी वह अस्पष्ट थी। पहाड़ी पर जो जा रही थी वह साफ थी। हम उसी पर चले। पहाड़ पर चढ़ते चले गए, पर कुछ
पर कहीं कुछ भी नहीं दिखा तो संदेह हुआ कि कहीं भटक तो नहीं गए। यादवेंद्र ने कहा, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता लगाता हूँ। बैठने के पहले नीचे अच्छी तरह देख लिया। चींटा तो क्या, चींटी तक न दिखी। स्केच करने में मगन हो गया, पर कोई 10-15 मिनट के बाद गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। सोचा दूर बहती नर्मदा का स्वर होगा, लेकिन स्वर तेज होता गया तो मेरा ध्यान गया। सामने तो कुछ नहीं था, पर ज्यों ही ऊपर देखा तो मेरे छक्के छूट गए। मेरे सिर पर मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं सिर पर पैर रखकर भागा। थोड़ी देर और हुई होती तो वीरगति को प्राप्त न भी होता तो भी दुर्गति अवश्य होती। वीरगति को प्राप्त न भी होता तो भी दुर्गति अवश्य होती। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसमें मधुमक्खियों का खासा बड़ा छत्ता लगा था। गांठ बांध ली कि अब बैठने के पहले नीचे भी देखूंगा और ऊपर भी देखूंगा। वह पगडंडी जंगल को जाती थी, इसलिए वापस नीचे उतरे। कुछ दूर झोंपड़ियां दिखाई दे रही थी, वहां से पगडंडी मिल गई। सिलगी नदी को पार करके आगे बढ़े। वहां नर्मदा तट के भीमकाय अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित रह गया। आगे एक बाबा जी की कुटी पड़ी, वहां से सन्यासियों का फिर साथ हो गया। कुटरई में पटेल के घर रहने की व्यवस्था हो गई। बैठे ही थे कि आवाज सुनाई दी, टूटे फूटे बर्तन, गुड़ के बदले को। फेरी वाले भी आ पहुंचे। आज शरद पूर्णिमा थी, चंद्र के राज्याभिषेक की रात। लेकिन इस वीरान इलाके के टुइया से गांव में किसी ने इसका उत्सव नहीं मनाया। न भजन मंडली, न गीत संगीत। मैं अकेला ही चांदनी में नहाता रहा, देर तक चांद को निहारता रहा। मुझे वह दुर्गा प्रतिमा की तरह जान पड़ा। विधाता इसे आहिस्ता आहिस्ता करके 14 दिनों में गढ़ता है। 15वें दिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर अमावस्या को इसे नील गगन में सिरा देता है। सर्जन विसर्जन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वाह वेगड़ जी वाह, आपकी शब्द श्रृंखला को सलाम है। शब्द श्रृंखला को सलाम है, शानदार जानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। पो फटते ही चल पड़े। शाम होते ही जैतपुरी पहुंचे। डूबते सूरज की मायावी किरणों से आलोकित छोटा सा गांव। गांव के पटेल ने सोने के लिए कमरा दिया, लेकिन सन्यासी पेरा बिछाकर बाहर सोए। हमें घर के अंदर कंबल में ठंड लग रही थी, वे बाहर खुले में एक चादर में मजे से सो रहे थे। यहाँ से फेरी वाले वापस चले गए, सन्यासी आगे निकल गए। कन्हैया संगम में हम गोसाई जी के घर रुके। नर्मदा के किनारे किनारे चलने के आग्रह के कारण दूसरे दिन शाम को हम एक ऐसे गांव जा पहुंचे जहां कोई भूला भटका ही जाता है। गांव का नाम था छिनगांव, और ये छिनगांव, ठीक है, छिनगांव। गिनती के घर। थककर इतने चूर हो गए थे कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। इस गांव में आश्रय देने के लिए कोई तैयार न था। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हमें चोर समझ बैठे थे। मैंने बहुत चिरोरी की, लेकिन किसी ने हमें आश्रय नहीं दिया। आखिर एक गरीब दंपति से अनुमति लेकर उनके आंगन में सामान रखा। थोड़ी देर में रात हो गई। घुप अंधेरा, अनजान जगह। इतने में 2 आदमी आए। उनके मुंह से शराब की बास आ रही थी। आते ही हमसे जवाब तलब करने लगे। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? हमने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जिसके आंगन में पड़े थे उसने भी आड़े हाथ लिया। ये कौन है? तुम्हारे क्यों अपने यहाँ जगह दी? रात को अगर कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारा पक्ष लेते हुए घर की स्त्री ने कहा, कोई आ ही जाए तो क्या हम उसे भगा दें? फिर ये चोर नहीं हो सकते। चोर इतना बोझ लेकर नहीं चलते। चोर दिन को आकर टोह ले जाते हैं, फिर रात को चोरी करने आते हैं। ये बेचारे तो शाम को आए हैं और जब से आए हैं कहीं नहीं गए। लेकिन जो नशे में हो, कोई उसे क्या समझाए? धीरे धीरे और भी आ गए। उन शराबियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी यह विश्वास हो गया कि हमारे गांव में 2 शातिर चोर आ गए हैं, और आज रात सावधान नहीं रहे तो किसी के घर भी चोरी हो सकती है। हमारे ऊपर पहरा देने कुछ लोग वहीं जम गए। मतलब हमारे ऊपर, मतलब लेखक और यादवेंद्र के ऊपर, ठीक है। ऐसे संदेह और भय के वातावरण में, अनजान जगह में, ठंड में, बाहर खुले
में सोने का जीवन में यह पहला मौका था। चुप साध कर लेटे रहने के सिवा और कोई चारा न था। जागते हुए भी हम सोते बन गए। मन में यह आशंका बराबर बनी रही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चांद निकला तो कुछ हिम्मत बंधी। इस श्रद्धा अनजान जगह में एकमात्र चांद ही था जो परिचित था। कोई 2 घंटे बीत गए, नींद क्या आती किसी तरह पड़े थे। तभी हवा में थिरकती हुई मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। अद्भुत थी उसकी मिठास, दिव्य था उसका प्रभाव। ऐसे मीठे गीत तो सुने नहीं थे। कितने स्वाभाविक, कितने सहज, कितने कोमल। एक पल में मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अवहेलना, अपमान, ठिठुरन, हर चीज गायब हो गई। बस रह गए वे गीत और उनकी मिठास। पड़ोस के आंगन में गांव की किशोरियों ने अपने मीठे कच्चे स्वरों में रीना गीत शुरू कर दिया था। अब देखो, पूछा जा सकता है कि लड़कियों ने कौन सा गीत गाया, किशोरियों ने कौन सा गीत गाया। तो रीना गीत। चोरों के भय से उन्हें सारी रात जागरण जो करना था। हल्की लयबद्ध तालियों के साथ गीत की एक पंक्ति एक टोली गाती, दूसरी पंक्ति दूसरी टोली गाती। बीच बीच में हंसी ठिठोली और हास परिहास। कितना मधुर, कितना स्वप्निल लग रहा था यह सब कुछ। अभिशाप को इस तरह वरदान में बदलते कभी नहीं देखा था। सुनते सुनते कब नींद आ गई कुछ पता भी न चला। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा अध्याय है वह यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम आगे वाला चौथा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथे का शीर्षक है छिनगांव से अमरकंटक। ठीक है, छिनगांव से अमरकंटक। सुबह उठे तो बिस्तर ओस से भीग गया था। सुबह उठे तो बिस्तर ओस से भीग गया था। आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि ऐसी ठंड में भी नींद क्यों कर आई। मन में रीना गीत के कोमल मृदुल स्वर गूंज रहे थे। उस रात किसी के यहाँ भी चोरी होती तो पकड़े हम ही जाते, लेकिन कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। तो फिर छिनगांव में छिन भर के लिए भी रुके नहीं। वृक्षा में एक पेड़ से डाक के डिब्बे को लटकते देखा तो उसने चिट्ठी छोड़ी। देखो, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर उन्होंने डाक का डिब्बा लटकता हुआ देखा। तो वृक्षा में। आगे क्या कहा है कि वह मिल तो गई, तो उसमें एक चिट्ठी छोड़ी। वह मिल तो गई, लेकिन बुझे तार के प्रकाश की तरह घर पहुंचने में उसने बहुत समय ले लिया। मेरे घर लौटने के बाद पहुंची। बरछा से जो पहाड़ लांगा तो सामने नर्मदा। थोड़ा चलने पर जोगी टिकरिया पहुंचे। दूसरे दिन लुकामपुर। यहाँ इतनी साफ सुथरी कुटी मिली कि 2 दिन रह गए। नदी से पानी लाने के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ी। पड़ोस में मांगने गया तो घर की स्त्री ने पूछा, आप के मूर्ति हो महाराज? 1 घंटा पढ़ना है मुझे। ठीक है महाराज, अब तो हम मूर्ति हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा, हमें सदाव्रत नहीं, बाल्टी चाहिए। बाल्टी मिल गई। पानी लेकर कुटी में आया। थोड़ी ही देर में एक ग्रामीण आकर कहने लगा, पहले इसमें एक पगली रहती थी, कुछ दिनों से कहीं चली गई है। दरवाजा खुला देखा तो सोचा कहीं वापस तो नहीं आई गई। पहले तो पगली शब्द सुनकर चौंका, लेकिन बाद में सोचा कि पागलपन का कुछ झोंक हमारे अंदर भी जरूर होगा। नहीं तो घर की सुख निंदिया छोड़कर पहाड़ जंगल की खाक क्यों छानते फिरते। रात को नर्मदा की मरमर ध्वनि बराबर सुनाई देती गई। प्राय हर रात कल कल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता। दिन में वह भले ही नर्मदा हो, रात में रेवा है। दिन में वह दृश्य है तो रात में श्राव्य। ठीक है। उस पार है डिंडोरी, बड़ा सा कस्बा। आज रविवार है, यहाँ के साप्ताहिक बाजार का दिन। अनेक ग्रामीण नर्मदा को पार कर बाजार करने जाएंगे। शाम को लौटेंगे। उनका यह पैदल नदी पार करना मुझे बड़ा भला लगता है। इसे आज भी भरकर देखूंगा। आज भी जी भरकर देखूंगा। सुबह से ही बैठ गया। शुरू में तो छिटपुट लोग आते रहे, लेकिन दोपहर से तो तांता लग गया। सबसे पहले वे नर्मदा को प्रणाम करते, उसके बाद पानी में उतरते। मुख्य धारा के आने पर सिर की गठरी या गोद का बच्चा संभालते, कांवर का संतुलन ठीक करते और कुछ दूर का हाथ थाम के कर उसमें उतरते। एक दूसरे का हाथ थाम कर उससे उतरते। पानी गहरा नहीं है, लेकिन प्रवाह तेज है। नीचे के पत्थर उबड़ खाबड़ हैं और
काई के कारण पैर फिसलते हैं, बहुत संभल कर पार करना होता है। किसी से पूछा, यह पैदल पार करना कब शुरू होता है? बरसात के बाद मटमैला पानी साफ होता है, तभी से। आगे के रास्ते के बारे में पूछने पर बताया, आप सोचते होंगे जो जो अमरकंटक पास आता जाएगा पहाड़ और जंगल घने होते जाएंगे, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। अब न तो जंगल है न पहाड़। हाँ, आखिरी दिन अमरकंटक की चढ़ाई जरूर करनी होगी। बिनसारा होते ही चल पड़े। मैंने सोचा बिनसारा क्या होता है, फिर दीदी ने कहा कि बिनसारा अर्थात सुबह होते ही। ठीक है, होते ही चल पड़े। रामघाट के प्रपातों को देखकर सहस्त्रधारा का स्मरण हो आया। देखो, ये अभी तो जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये प्रश्न आया था कि सहस्त्रधारा का स्मरण लेखक को कैसे होता है, तो रामघाट मतलब कहाँ होता है, तो रामघाट में, ये प्रश्न आया था। मेरा सही हुआ था ये। ठीक है, पढ़ते हैं। बिनसारा होते ही चल पड़े। रामघाट के प्रपातों को देखकर सहस्त्रधारा का स्मरण हो आया। अंतर यह है कि सहस्त्रधारा के प्रपात दूर दूर तक बगरे हैं, जबकि बगरे मतलब बिखरे हैं, जबकि यहाँ के प्रपातों का रेवड़ एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। घोड़े के टाप के आकार की एक विस्तृत सपाट चट्टान से असंख्य जलधाराएं गिरती हैं। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहाँ अपनी जलधाराएं फैला दी। अच्छा, प्रश्न ये आया था कि मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहाँ अपनी जलधाराएं फैला दी। ये कहाँ की बात है, तो रामघाट की। वैसे प्रपात बहुत छोटे हैं, इक्के दुक्के होते तो शायद ध्यान भी न जाता, पर यह तो है दल के दल, झुंड के झुंड, मृग छोनों की तरह है ये। लगता है इन्हें गोद में ले लूं, सहला लूं, फिर से कुलाचे भरने के लिए छोड़ दूं। यहाँ से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया। मैं ठिठक गया। देखा, भरी दोपहरी में यह चांद, धुंधला और क्षितिज के पास, लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज में यह दमखम कहाँ कि आधी रात को दिखाई दे। चांद रमता जोगी है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब, दिन को हाजिर, कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। इसका बागपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी सवेरे डूबता और कभी शाम को निकलता, तो कभी शाम को डूबता और सवेरे निकलता। धिक, काल के बंधन से परे जान पड़ता है यह चांद। ठीक है, हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी हो और चांद का स्वे विहार भी हो, नियम का कठोर पालन भी हो और मौज मस्ती की गुंजाइश भी हो। शाम को दूधी संगम पहुंचे। यहाँ एक बेगा वृद्धा ने प्रकंपा वासियों के लिए कुटी बना रखी थी, इसी में रहे। वृद्धा के साथ थी उसकी नातिन, कोई 10 बरस की बालिका। आसपास और कोई घर नहीं। इस निर्जन एकांत में उसका कोई हमजोली नहीं। अकेली गुमसुम बैठी रहती थी या किसी काम में लगी रहती थी। हंसने खेलने की उम्र में ही कैसी गंभीर हो उठी थी। किसी प्राचीन कहानी की अभिशप्त बालिका सी उस बच्ची का विशाल व उदास आदिवासी चेहरा आज भी भुलाए नहीं भूलता। सुबह नर्मदा की बांकी चितवन देखते हुए आगे बढ़े। शरद ऋतु के आकाश में बादलों के झुंड नजर आने लगे थे। उनकी परछाइयां मानो धरती को बुहार रही हो। देखो कितनी सुंदर उपमा बादलों की छाया की दी है। उनकी परछाइयां मानो धरती को बुहार रही थी। एकांकी निर्जन पथ गांव में पड़ते तो नाम मात्र के 15-20 घर यहाँ, 10-5 घर वहाँ, बस हो गया गांव। इसे टोला कहते हैं। खेतों में जुताई बुआई हो रही थी। कभी कभी सिर पर मटकी लिए खेतों की ओर जाती ग्रामीण स्त्रियां दिख जाती। भाई साहब, बेगड़ जी को स्त्रियां बहुत दिखती है। दोपहर को बीजापुरी पहुंचे। एक किसान की पर्ची में खाना बनाने के लिए रुके। यादवेंद्र खाना बनाने लगा। मैं थका सा था, लेट गया। सोकर जो उठा तो तेज बुखार। पिछले कुछ दिनों से हम दिन भर चलते ही रहते हैं, इसी थकान का बुखार था यह। रात वही रहना पड़ा। खाना नहीं खाया, दूध पीकर सो गया। सुबह उठा तो बुखार चला गया था, लेकिन कमजोरी काफी आ गई थी। पर ज्यों ही साथ में रखे तिल के लड्डू खाकर पानी पिया तो हिम्मत बंधी, बोझा लादा और आगे बढ़े। बसंतपुर होकर कंचनपुर। पिछले कुछ दिनों से हम
शहडोल जिले में चल रहे थे। यहाँ के निवासियों की साहित्य रुचि की दाद देनी होगी। मतलब शहडोल जिले के जो लोग हैं उन्हें साहित्यिक रुचियों है। ठीक है। गांव के नाम है बसंतपुर, कंचनपुर, चंदनघाट, कस्तूरी और तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़। अच्छा, ये जिले हैं, ये गांव है और ये तहसील है। ठीक है। कंचनपुर में ठहरने की व्यवस्था हो पाएगी, इसमें संदेह था। तो पास के गांव के एक लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, यहाँ व्यवस्था होती है तो ठीक है, वरना मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा। बहुत बड़ा गांव है मेरा, 27 घर है वहाँ पर। वहाँ व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन एक फेरी वाले के साथ हो गया। अच्छा, दूसरे दिन एक फेरी वाले का साथ हो गया, उसके साथ एक स्त्री भी थी। दोनों बिलासपुर जा रहे थे। आज यहाँ साप्ताहिक बाजार है। फेरी वाला कपड़े की दुकान लगाएगा और स्त्री चूड़ियों की। हम चलते थे भीमकुंड जाने के लिए, लेकिन देहात का हाट देखने की इच्छा से इनके साथ हो लिए। लेकिन वे बहुत तेज चलते थे, आगे निकल गए। हम तीसरे पैर पहुंचे। आज 20 किलोमीटर चले थे। परसों बुखार के कारण 10 कदम चलना मुश्किल था। आज एकदम 20 किलोमीटर चला। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई प्रत्येक मनुष्य में? फिर अपने कहते हैं कि फिर वो स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का एक ऐसा गुप्त भंडार होता है जो खास खास मौकों के लिए सुरक्षित रहता है, इन मौके पर हाजिर होता है और हमारी भरपूर मदद करता है। शक्ति का यही संचित कोष आज मेरे काम में आया। छोटा सा गांव बिलासपुर गांव और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा, हरियाली में डूबा। लेकिन कैसा बाजार! कपड़े की 4-5 दुकानें छोड़ दें तो पूरे बाजार में 500 रुपए का भी माल नहीं था। सुबह चल दिए। ऊंची पहाड़ी पर से भीमकुंडी दिखाई देने लगा। नीचे के खेतों से कुहासा उठ रहा था और लहराती बदली सा फैल रहा था, मानो पृथ्वी के थाल से धूप का धुआं उठ रहा हो। कितनी सुंदर उपमा है कि पृथ्वी के थाल से धूप का धुआं उठ रहा हो। नर्मदा दिन पर दिन छोटी होती जा रही थी। भीमकुंडी की शिशु नर्मदा को देखकर चकित रह गए। इसे पार करने में आधा मिनट भी न लगता, मानो मैं मुश्किल से डूबता था। मैं दोबारा पढ़ूंगी लाइनों को। नर्मदा दिन पर दिन छोटी होती जा रही थी। भीमकुंडी की शिशु नर्मदा को देखकर चकित रह गया। इसे पार करने में आधा मिनट भी न लगता। पानी में घड़ा मुश्किल से डूबता था। अच्छा, ठीक है। समझ गए कि अब अमरकंटक ज्यादा दूर नहीं। अब हम बहुत सावधान होकर चलते थे, कहीं ऐसा न हो कि नर्मदा की झरना समझकर पार कर बैठे। रात घुघवा में रहे। यहाँ से जंगल विभाग की कच्ची सड़क मिल गई। पहाड़ी की तलहटी के साल वन में से जाती फरीसेमर में एक बेगा के घर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियों को देखने को मिली। बेगा स्त्रियों के शरीर पर गुदने से छलक रहे थे। अच्छा, ठीक है। बेगा स्त्रियों के जो गुदने वो छलक रहे थे। दमगढ़ से मेकल पर्वत ने नर्मदा को मानो अपनी भुजाओं में उठा लिया। और देखो क्या है, ध्यान से एक बार और सुनो कि दमगढ़ से मेकल पर्वत ने नर्मदा को मानो अपनी भुजाओं में उठा लिया। यहाँ से अमरकंटक की चढ़ाई शुरू हो गई। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए कोई 2 घंटे में हम ऊपर आ गए। छोटा सा मैदान पार करके थोड़ा उतरे तो कपिल धारा पहुंचे। कपिल धारा प्रपात बाहुल्य नर्मदा का सबसे पहला और सबसे ऊंचा प्रपात है। नीचे उतरकर प्रपात के पायताने खड़े होकर इसे आपाद मस्तक देखने लगे। प्रपात से उठती हुई झंकार में ध्वनि घाटी को थपथपा रही थी। नीचे नदी की तेज धारा चट्टानों में से भागती चली जा रही थी। हम श्रद्धावंत यह देखते रहे। सहसा मैं जोर से चिल्लाया, नर्मदा नर्मदा! समूची घाटी ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, हाँ हाँ। कुछ लोग प्रपात के पीछे खड़े थे। नीचे जहाँ पानी गिरता है वहाँ खो है, इसलिए प्रपात के पीछे
जाया जा सकता है। चारों ओर दर्शक बीच में प्रपात देखने की ऐसी सुविधा बहुत कम प्रपात देते हैं। नीचे जाकर दूधधारा भी देख आए। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य इतना भा गया कि रात यहीं रह गए। सुबह नहाकर चले अमरकंटक में कल्याणदास जी के आश्रम में। अब पूछे कि अमरकंटक में किसका आश्रम है, तो कल्याणदास जी का आश्रम है। ठीक है। सोमवार रहकर नर्मदा कुंड गए। ठीक है। सामान रखकर नर्मदा कुंड गए। कुंड को देखते ही मेरी आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलकी। आखिर हम नर्मदा के उद्गम तक पहुंच गए थे। तीसरे दिन दिवाली थी। हमने दिवाली यहीं मनाने का निश्चय किया। कल्याणदास जी ने अपने आश्रम में बड़े प्रेम से रखा। लाखों की लागत से आश्रम बन रहा है, लेकिन खुद केवल लंगोटी पहनते हैं। कहने लगे, यह लंगोटी ही मेरी जागीर है। कई वर्ष हिमालय में रहे, नर्मदा परिक्रमा तो कब की कर चुके हैं। 3 दिन तक उनका स्नेह पगा आतिथ्य पाते रहे। दीपावली की रात की स्त्रियां नर्मदा कुंड में दीप छोड़ रही थी। अंधेरी रात में कुंड में झिलमिलाते दीपों का केसरिया उजाला में देर तक देखता रहा। मतलब लेखक देर तक देखते रहे। आखिर मुझसे रह न गया। एक स्त्री से एक दीप मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ दिया। फिर मन ही मन बोला, माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना मेरे हृदय में। बड़ा अंधेरा है वहाँ, किसी तरह जाता नहीं, तू दीप जला दे तो दूर हो जाए, इतनी भिक्षा मांगता हूँ माँ, तो दीप जलाना भला। तो यहीं से हमारा चिन्ह गांव से अमरकंटक का जो चौथा अध्याय है वह समाप्त होता है। और 5वां अध्याय है अमरकंटक से ढिंढोरी। और अमरकंटक से ढिंढोरी है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें पीछे जाकर। चिन्हगांव से अमरकंटक हमने पढ़ लिया, ये उनकी उत्तर तट की यात्रा थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी तट की यात्रा अगले वीडियो में। ठीक है। तो आपको कुछ भी लगा हो, अच्छा बुरा भला जैसा भी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें और अगर सुधार हो सके तो करूँगी, प्रयास है मेरा। बस कुछ नया करने का, कुछ सीखने का ये छोटा सा जरिया, छोटा सा प्रयास। अगर पसंद आए तो लाइक करना, और कुछ भी आए, जैसे भी आपको लगे, आप उसको कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर करें। धन्यवाद।